So, peace and conflict with China. Unlike its relationship with Pakistan, free India began its relationship with China on a very friendly note. तो पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा था, बंटवारा हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए शुरू से ही, लेकिन इंडिया के साथ हमारे काफ़ी फ्रेंडली नोट थे. हिंदी चीनी भाई भाई वॉज ए एग्जाम्पल वी कैन गिव इन दिस. So after Chinese revolution in 1949, India was the first country to recognize the communist government. तो इंडिया चाइना में जो रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, कम्युनिस्ट सरकार जब वह बनी तो इंडिया ने सबसे पहले या वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो था उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है साहब हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी गवर्नमेंट को. सो नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट द कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा. तो नेहरू ने काफ़ी आगे बढ़कर इसकी हेल्प करी और नई गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरम में वेलकम किया. Some of his colleagues like Vallabhbhai Patel were worried about a possible Chinese aggression in future. तो पटेल was a very brilliant आदमी है ना, very brilliant. He has his foresight. तो वो थोड़ा चिंतित था कि थोड़ा सा एज में था, एक्सपीरियंस ज़्यादा था नेहरू जी से, तो उसको चिंता थी कि भाई चाइना हम पे कभी फ्यूचर में अटैक नहीं करते, एग्रेशन नहीं करते. लेकिन नेहरू थोड़ा सा आइडियल आदमी था, अच्छा सोचता था हमेशा. ही थॉट कि हम अगर अच्छा करेंगे तो आगे वाला भी अच्छा होगा. सो उसने सोचा कि इट वॉज एक्सीडेंटली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना. उसने कहा साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह की बात नहीं हो पाएगी कभी कि इंडिया पे चाइना अटैक कर देगा, क्योंकि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइना बॉर्डर वॉज गार्डेड बाई पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट आर्मी. तो इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि नेहरू ने इतना ध्यान दिया नहीं और इतना एक्सपोर्ट किया नहीं था कि इसीलिए चाइना की बॉर्डर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड कर रही है, आर्मी नहीं. और पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था. 5 प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस बिटवीन इंडियन पीएम नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर झोउ एनलाई ऑन 1954. इन्होंने पंचशील नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया. उसमें 5 प्रिंसिपल थे नेहरू जी ने और वहाँ का जो हेड था झोउ एनलाई ने 1954 में, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज. तो कि हम आपस में मिल के रहें. और इंडिया चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर कंट्रीज एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स. अब भाई शुरू में नई नई दोस्ती हुई है, जब आपस में एक दूसरे कंट्री में जाते हैं तो लोग काफ़ी इन्जॉय करते थे और स्वागत अच्छे से करते थे. इस तरह की बात थी. और अगला पढ़ते हैं, अगला पेज पे तिब्बत का आ गया है. तो 72 ठीक है, मैप्स वगैरह हम देख सकते हैं. देखो ये चाइना के पहले ये बीच में इतना थोड़ा तिब्बत था. तो जो हमारी बॉर्डर जो थी ना डायरेक्टली सिर्फ यहाँ से अटैच हो रही थी काराकोरम पास या इधर नॉर्थ साइड से, पर ये वाला एरिया अक्साई चीन वाला चाइना ने ले लिया. डेमचौक अभी यहाँ पे विवाद भी चल रहा है. डोकलाम वगैरह में, डोकलाम तो यहाँ है, यहाँ पे वो लेक जो है पेंगोंग लेक, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है. इतना बड़ा एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया. इट इज़ ए मतलब काफ़ी गलत बात है और इसीलिए इंडिया चाइना के काफ़ी क्लैश वगैरह होते रहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं 82 पे 72 पे. Chinese invasion 1962. So two development strained this relationship. China annexed Tibet in 1950. अब देखो पहले सब कुछ शांति से चल रहा था. अब मैंने आपको मैप बताया, मैप में कैसे उसने किया प्रॉब्लम. इतना बड़ा एरिया तिब्बत को खा गया और हमारे भी कुछ एरिया खा गया. उसके बाद हमारी वॉर हो गई इसके साथ. तो क्या हो रहा है, चाइना ने तिब्बत पे एक्सटेंशन कर लिया 1950 में एंड थस रिमूव्ड द हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज. तो देखो कोई दो बड़ी बड़ी कंट्री हो ना, उसके बीच में एक छोटी कंट्री का होना जरूरी है. बफर स्टेट, डायरेक्ट क्लैश नहीं होगा कभी दो पावर्स में, बफर स्टेट होना जरूरी है. तो तिब्बत वॉज ए बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. डायरेक्ट कोई इतनी लंबी बॉर्डर हमारी थी नहीं और सही चल रहा था सब कुछ. लेकिन इन्होंने 1950 में सिचुएशन चेंज कर दी. As more information come and about the suppression of Tibetan culture. अब इन्होंने बॉर्डर ख़त्म कर दी, एरिया कैप्चर कर लिया इतना बड़ा, पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं. नेहरू जी ने
ये इंडिया की सबसे बड़ी गलती थी, और वर्ल्ड लेवल पे भी इसको कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया। अगर उस टाइम यूएस चाहता तो शायद रोक सकता था इसको, बट उसने रोका नहीं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इशूज या इंटरनेशनल पॉलिसीज। बट एज मोर इन्फॉर्मेशन कम इन, अब देखो क्या हुआ, एरिया तो कब्जा करा जो करा, ठीक है सब करो, हमने पाकिस्तान का एक एरिया जीत लिया कोई बात नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको तो शांति से रहने दो। इन्होंने क्या किया, सप्रेशन कर दिया तिब्बतन कल्चर का। वहाँ के जो लोगों का अलग कल्चर है, धर्म है, कुछ उनकी मान्यताएं हैं, उनको आप मार रहे हो, इनको आप ढंग से काम नहीं करने दे रहे हो अपने उस पर। जैसे अभी जिंगजियांग प्रोविंस में हो रहा है चाइना के, जिंगजियांग प्रोविंस में ये वहाँ पे उनका कल्चर साफ कर रहे हैं, जो लोग अपोज कर रहे हैं उसको साफ कर देते हैं। न्यूज़ तो वहाँ से बाहर आती नहीं है। मुस्लिम्स हैं जिंगजियांग प्रोविंस में, उनको बोल रहे हैं कि साहब आप रिलीजियस कुछ भी नहीं पहनेंगे, हमारी तरह से रहेंगे, और वहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट कर रहा है अपनी। वहाँ पे कह लो चाइना में बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं अभी, वहाँ चल रहा है, और एक जगह और हांगकॉन्ग में भी इस तरह का चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सप्रेशन कर रहा है, ये जबरदस्ती अधिकार करना चाह रहा है, उनको फ्रीडम उनकी छीनना चाह रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी अनईजी हो गई। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा शॉर्ट एंड ऑप्टेड पॉलिटिकल असाइलमेंट इन इंडिया 1959। अब इंडिया जब कुछ बोला नहीं, इतने साल तक उनका प्रोसिक्यूशन दबाना, कल्चर का साफ आया होने लग गया, तो कुछ लोग वहाँ से भाग के आ गए, और उनका जो स्पिरिचुअल लीडर था दलाई लामा, ही ऑल्सो केम विद देम। तो इंडिया ने कहा ठीक है साहब, हम तो किसी को मना करेंगे नहीं, शरण में कोई आएगा हमारी तो हम शरण दे देंगे, हमारा कल्चर है। अब चाइना ने आरोप लगाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अलाउिंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया। अब उन्होंने तो शरण दी, लेकिन चाइना कहता है कि साहब आप जो है एंटी चाइना एक्टिविटी ऑपरेट होने दे रहे हो अपने देश में। ए लिटिल अर्लियर ए बाउंड्री डिस्प्यूट एट सरफेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उससे कुछ पहले एक बाउंड्री डिस्प्यूटेंस हो गया, बाउंड्री डिस्प्यूट। अब इतने दिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे इंडियन तिब्बत के साथ बॉर्डर इशू थी, तिब्बत के साथ हमारा शेयरिंग था, तो कोई इशू नहीं था। अब इंडिया ने, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो चाइना के साथ इंडिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एक बाउंड्री को लेकर। इंडिया ने बोला कि ठीक है साहब, बाउंड्री वाज अ मैटर सेटल्ड इन कोलोनियल टाइम, बट चाइना सेड दैट एनी कोलोनियल इशू डिड नॉट अप्लाई। इंडिया ने बोला साहब जब अंग्रेज थे, जब ये मैटर सेटल हो चुका है, तो इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। चाइना कहता कि साहब हम उसको मानेंगे नहीं, जो कोलोनियल डिसीजन था। तो मेन डिसीजन वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर। तो जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट है ना, ये इस समय से चल रही है, आज की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना क्लेम 2 एरियाज, कौन कौन से? अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख ऑफ JNK। अब अक्साई चीन तो उसने कब्जा कर लिया काफ़ी कुछ, अभी और मांग रहा है, वो कह रहा है ये भी दो, पैंगोंग भी कब्जे में करने की सोच रहा है, सिक्किम में उधर आने की सोच रहा है पास में, ठीक है। तो इसका एक इशू है, ये हर किसी को बॉर्डर इशू में अटका के रखता है, हर देश का प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ जो उसके बॉर्डर पे हैं। एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश व्हाट वाज देन कॉल्ड नीफा। तो इन्होंने दो एरिया पे क्लेम करा, अक्साई चीन पे और एक नीफा। नीफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश है अभी इस टाइम पे, पहले इसको नीफा बोलते थे। काफ़ी बड़ा एरिया चाहता है अरुणाचल प्रदेश का। तो 1957 से 59 में चाइना ने अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे एक रोड बना दिया। अब ये रोड क्यों बनाया? क्योंकि जो इसका जिंगजियांग प्रोविंस है उसको तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए इसने इसको वो जो लोकेशन है वो शूट करती है, तो इसने रोड बना दिया। इंडिया वालों को मालूम नहीं चला। सो डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग करस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स, देयर डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व। तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो नहीं पाई, आज भी है। आज भी हमारा काफ़ी सारा एरिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और आगे करने की भी सोच रहा है, लेकिन अभी जो है इंडिया वाले काफ़ी अट्रैक्टिंग हुए हैं, अभी इतना आसानी से लेने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी इनको डोकलाम पे भी पीछे हटना पड़ा, पेंगोंग लेक पे भी ये लोग पीछे हट गए। एक साल में इन्होंने तक डिस्प्यूट रखा। इंडिया ने काफ़ी अच्छा इसमें वो दिखाया हिम्मत। सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्किमिशेस बिटवीन आर्मी ऑफ टू कंट्री। तो अब देखो बॉर्डर पे छोटी मोटी लड़ाई चलती रहती है, लाखों लाखों गुस्से से मारते हैं, अभी भी मारते रहते हैं लोग एक दूसरे को। डू यू रिमेंबर दैट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन चैप्टर 1, आपने पढ़ा होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। While the entire world attention was on the crisis involving the two superpower, China launched a swift and massive invasion of October 1962 on both the disputed region. तो पूरे वर्ल्ड का जब ध्यान दो सुपर पावर की लड़ाई में था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के उस टाइम पे, अमेरिका और यूएसएसआर। क्यूबा एक ऐसा देश है लेकिन उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, उसने मिसाइल खड़ी कर दी यूएस के खिलाफ, सबका ध्यान रहता। चाइना ने क्या करा, शांति से चुपचाप 1962 अक्टूबर में, सर्दी का टाइम आ जाता है अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम अटैक कर दिया
इंडिया के ऊपर। द फर्स्ट अटैक करा लास्टेड 1 वीक एंड चाइनीज फोर्सेस कैप्चर सम एरियाज इन AP। तो चाइना ने कहा ठीक है साहब, उन्होंने 1962 में अटैक करके अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया हथिया लिए, अभी भी कर रहा है ये, अभी भी कुछ कुछ एरिया कैप्चर करता रहता है, कभी नेपाल के, कभी भूटान के, 1-2 गाँव इन्होंने अंदर कर लिए, नेपाल के भी कर लिए। अभी वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार उठाई थी, वो कुछ बोल नहीं रही है और वो बोल भी सकती। तो सेकंड वेव अटैक कैम नेक्स्ट मंथ। तो पहला अगर इन्होंने कर दिया अक्टूबर में, अगला फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया कैप्चर कर लिया, फिर वापस अटैक करा, एक और अटैक करा अगले मंथ। अब इंडिया ने जो वेस्टर्न फ्रंट है लद्दाख वाला साइड पे, वहाँ पे तो चाइनीज़ को रोक दिया। इन द ईस्ट चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन। अब असम तक आ गए ये लोग, असम प्लेन की एंट्री जहाँ से होती है वहाँ तक आ गए चाइना वाले ईस्ट में। फाइनली चाइना, अब इन पे इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह बड़ा होगा तो इन्होंने कहा सीज फायर घोषित कर दिया। अब इंडिया की बेवकूफ़ी ये थी, इंडिया ने एयरफोर्स का यूज़ नहीं करा इस टाइम पे, या कुछ पॉलिसी डिसीजंस गलत थे नेहरू के, क्रिटिसाइजेशन भी होता रहता है उसका इस बारे में। तो उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर अपने खुद से बोल दिया कि अब हम लड़ाई को रोक रहे हैं, और उसकी ड्यू टू वेयर दे वर एक्चुअली बिफोर द इन्वेजन बिगन। तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया कैप्चर किए थे साहब, वापस छोड़ के पीछे हट गए सारे जहाँ से शुरू हुआ था। अब चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड। अब इस तरह से इंडिया हार गया तो इंडिया की इमेज खराब हो गई। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। अब इंडिया मजबूर हो गया। अब आदमी जब परेशान हो जाता है, कहीं से हेल्प नहीं मिलती, तो जहाँ से मिल रही होती है वहीं से लेनी पड़ती है। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के पास गया। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। सोवियत जो था वो इस टाइम कुछ बोला ही नहीं, न्यूट्रल रहा, दोनों में से किसी के साथ नहीं दिया उसने। So it induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened the spirit of nationalism। तो नेशनल ह्यूमिलेशन हो गया ये एक तरह से। और क्योंकि इंडिया थोड़ा सा सोवियत को सपोर्ट करता था या सोवियत की तरफ था, बट सोवियत ने इस टाइम साथ नहीं दिया, और इस टाइम जो है देश में नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई, और कुछ कमांडर ने रिजाइन कर दिया या रिटायर कर दिया उस टाइम के। वी.के. मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, जो क्लोज एसोसिएट थे नेहरू के, उन्होंने भी कैबिनेट छोड़ दिया। नेहरू उसका स्टेचर भी सफर्ड हुआ और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुए कि उन्होंने चाइनीज़ का एक्सेस इंटेंशन को एक्सेस नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए और मिलिट्री को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो एक पहली बार इंडिया में आज़ादी के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ और डिबेट छिड़ी लोकसभा में। सून देर आफ्टर द कांग्रेस लॉस की बाई इलेक्शन टू लोकसभा। तो भाई देश का जो मूड होता है ना वो बदलता रहता है। हारे थे, लोगों में सेंटीमेंट जिंदा थे, उसी टाइम चुनाव आ गए तो कुछ सीटें या हार गए, कुछ जगह बाई इलेक्शन जो होने थे, कुछ लोगों ने छोड़ दी कैबिनेट, मंत्री पद छोड़ दिया, तो बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए तो वहाँ हार गए। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। अब क्या हो रहा है देखो, अभी एक विरोध चल रहा था, जैसे इसके एग्जांपल में दूंगा आपको समझने के लिए। सीए चल रहा, सीए का विरोध चल रहा था, है ना, कोरोना से पहले। उसी टाइम दिल्ली के इलेक्शन हो गए, उसी टाइम 1-2 इलेक्शन और थे, तो वहाँ पे बीजेपी को तो सीट मिली नहीं या कुछ लॉस हो गए। तो टेम्परेरी मूड होता है पब्लिक का। आज कोई न्यूज़ आई, इस पार्टी के खिलाफ आई, या इस पार्टी की गलती मानी जा रही उसमें, तो वो पार्टी का कुछ लॉस होना तय है। तो सीए आया, बीजेपी का लॉस हो गया। फिर पता लगा कि साहब जब भी कोरोना वायरस आया तो कुछ बाहर से लोग आके बैठे हुए थे दिल्ली के मस्जिदों में। वो लोग यही काम करने आए थे कि सीए में जो माहौल बनाने आए थे, बाहर से जो हमारी स्टेबिलिटी को ख़राब करने रहते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। अपोजिशन वाले तो इसी ताक में रहते हैं कि हम पावर अटेन करें, और बाहर वाले इस ताक में रहते हैं कि इनकी जो सरकार है वो गिरती रहे, स्टेबल नहीं रहे, ताकि यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पाए और पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम रहे, ताकि लोग भड़कने के लिए तैयार रहें। और इसी का फ़ायदा उठा के हम लोग लोगों को भड़केंगे और धार्मिक भावना या कास्ट पे हम लोग लड़ाई करा देंगे, ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी ख़राब हो जाए, ताकि हम इस देश को कंट्रोल कर पाएँ। भाई अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने क्या करा, देश में दंगे वंगे भड़काए, लड़ाई वड़ाई करा दी आपस में, बीच में फ़ायदा उठा लिया। अभी भी लोग यही चाहते हैं, ठीक है, तो लोग लड़ लेते हैं, लोग समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
इसी तरह से पॉलिटिकल मूड जो था कंट्री का थोड़ा सा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। अब अगला, अब क्या हो रहा है, द सीनो इंडियन, सीनो मतलब चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the CPI. अब क्या हो रहा है, ये सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट और चाइना और सोवियत यूनियन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड इररिकॉन्सिबल डिफरेंसेस विद इन द सीपीआई। अब उनमें भी रिफ्ट था, चाइना और सोवियत यूनियन में भी, और उनमें थोड़ी सी आइडियोलॉजी को लेकर था प्रॉब्लम। तो सीपीआई पार्टी में डिफरेंसेस हो गए, दो धड़े बढ़ गए। द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई। तो रशिया के जो या यूएसएसआर के जो फैक्शन थे वो सीपीआई में रहे एंड मूव टुवर्ड क्लोजर टाइड टू कांग्रेस। अब जो वो थे वो कांग्रेस से साठगांठ करने लग गए और उसके साथ चले गए। और जो दूसरा धड़ा था जो चाइना के साथ था, चाइना के सिमिलर था, वो कांग्रेस से कोई टाई नहीं करना चाहता था। तो पार्टी स्प्लिट हो गई 1964 में एंड द लीडर ऑफ द लेटर फैक्शन फॉर्म CPIM, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ML, मार्क्सिस्ट वॉज चाइनीज। तो ये CPIM बनाया इन्होंने। सो इन द वेक ऑफ चाइना वार मैनी लीडर ऑफ व्हाट बिकम CPIM वॉज अरेस्टेड फॉर बीइंग प्रो चाइना। अब चाइना वॉर हो गया, अब ये चाइना की पार्टी या चाइना की आइडियोलॉजी से एसोसिएट थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया कि भाई आप देश के खिलाफ जा रहे हो। द वॉर विद चाइना अलर्टेड इंडियन लीडरशिप टू वोलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. अब एक इस तरह से अलर्ट हो गया, एक वोलेटाइल यानी एक गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई नॉर्थ ईस्ट में। एक तो वो आइसोलेटेड था और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया था उस ज़माने में। आज तो इतना काफ़ी डेवलपमेंट हो गया उधर, लेकिन आप आज से 70 साल पहले की बात करोगे, 50 साल पहले की बात करोगे तो इतना डेवलपमेंट वहाँ था नहीं। रोड्स थी नहीं, इंडियन फोर्सेस मूव कर नहीं सकती थी, रीजन इधर जोग्राफी टफ थी और क्लाइमेट बहुत हार्श रहता है सर्दियों में। सो दिस रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी। तो नेशनल इंटीग्रेशन का सवाल जो था यहाँ पे काफ़ी टफ था। एक नैरो एरिया हमको कनेक्ट करता है यहाँ से, इंडिया के मेन लैंड से, है ना, और पॉलिटिकल यूनिटी। अब दूसरे देश वाले आके अटैक कर रहे हैं, हमारा देश कुछ कर नहीं पा रहा है, तो लोगों के अंदर भी कुछ भावना जनरेट हो जाती है, तो उनको पॉलिटिकली यूनाइट करना भी एक चैलेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिगन सून आफ्टर चाइना। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन शुरू करा एरियाज़ को, नीफा को अरुणाचल प्रदेश बना दिया, काट के अलग अलग राज्य बना दिए, पहले इतने राज्य नहीं थे। सो नागालैंड को स्टेटहुड दे दिया हमने, मणिपुर त्रिपुरा थ्रू यूनियन टेरिटरीज वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये पहले यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन हमने इनको क्या अधिकार दे दिया कि आप अपनी LHA खुद चुनो, ठीक है, ताकि यहाँ पे लोग हम भारत वालों से मिल सकें या असेंबल इसमें कंबाइन हो सकें, अलग तरफ जाने की भावना ना आए उनमें। अब यहीं से रुके यार, चलो अगली बार करेंगे। थैंक यू।